नमस्कार दोस्तों, आज फिर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। टॉपिक अपना चल रहा था पॉलिटिकल के फर्स्ट पार्ट का सेकंड लेसन, जिसके ऊपर हमने लेसन था शक्ति, सत्ता और वैधता। शक्ति, सत्ता और वैधता, और इसमें हमने टॉपिक लिया था शक्ति। टॉपिक लिया था शक्ति। शक्ति के ऊपर हमने विचार किया था। शक्ति अलग अलग विद्वानों के द्वारा हमने इसको स्पष्ट किया था। इसमें कई प्रकार के विद्वान, जैसे मैकियावली था, हाब्स था, मैकाइवर था, लावेल था, लासवेल था, अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया था। हमने शक्ति और सत्ता में अंतर क्या है वो चीज़ भी क्लियर की थी। इसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है, वो भी क्लियर कर ली थी। अब आज इस वीडियो में जो पार्ट 11वां है, आज इस वीडियो में हमें जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा अपना शक्ति के रूप। अगला जो टॉपिक है वो है शक्ति के रूप। कौन कौन से रूपों में शक्ति प्रकट होती है, शक्ति के कौन कौन से रूप माने गए हैं। तो इसमें शक्ति के 3 रूप बताए। शक्ति के 3 रूप बताए गए हैं। नंबर 1 राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति। नंबर 2 आर्थिक शक्ति। और नंबर 3 विचारधारात्मक शक्ति। नंबर 3 विचारधारात्मक शक्ति। शक्ति के ये 3 रूप हैं, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति। इन तीनों रूपों को हमें थोड़ा थोड़ा स्पष्ट करते हैं कि राजनीतिक शक्ति किसे कहते हैं, आर्थिक शक्ति किसे कहा जाता है और विचारधाराओं की शक्ति क्या है। विचारधारा किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, विचारधारा किस प्रकार से अपना प्रभाव स्थापित करते हैं, इनके ऊपर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति में हम विचार करने जा रहे हैं कि समाज के मूल्यवान किसे कहते हैं। राजनीतिक शक्ति समाज के मूल्यवान संसाधनों, समाज के मूल्यवान संसाधनों जैसे पद है, प्रतिष्ठा है, पद, प्रतिष्ठा, कार्य, पुरस्कार आदि। पद है, प्रतिष्ठा है, कार्य, पुरस्कार आदि समाज में आवंटन करना आदि को आधार मानकर समाज में इनका आवंटन करना। समाज, ये मूल्यवान संसाधन राजनीतिक शक्ति किसे कहते हैं, क्या है राजनीतिक शक्ति। तो समाज के मूल्यवान संसाधन है, जैसे कोई भी पद है, प्रतिष्ठा है, कर है, पुरस्कार है, या आप इसमें दंड भी जोड़ सकते हैं, दंड आदि को आधार मानकर समाज में इनका आवंटन करना, और समाज में इनका आवंटन शक्ति के आधार पे करना। इस शक्ति को, इनका आवंटन शक्ति के आधार पे करना। अब मूल रूप से जो राजनीतिक शक्ति है, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग तो जो समाज के पद हैं, समाज में प्रतिष्ठा है, समाज में कर वगैरह है, समाज में पुरस्कार वगैरह है, समाज में दंडीय व्यवस्था है, इनका आवंटन करना। अब राजनीतिक शक्ति को 2 स्तरों में बांटा गया है।
राजनीतिक जो शक्ति है उस राजनीतिक शक्ति को दो स्तरों में बांटा है। एक स्तर है औपचारिक शक्ति। इसमें जो दो स्तर हैं उसमें पहला स्तर औपचारिक शक्ति और दूसरा है अनौपचारिक शक्ति। जो राजनीतिक शक्ति है उस राजनीतिक शक्ति को दो भागों में बांट दिया, एक औपचारिक शक्ति है और एक अनौपचारिक शक्ति है। अब औपचारिक शक्ति किसे कहते हैं, औपचारिक शक्ति कौन सी है? तो औपचारिक शक्ति में जो शासन व्यवस्था की शक्तियों का शासन व्यवस्था की शक्तियों का विभाजन निम्न स्तरों में किया जाना राजनीतिक शक्ति कहलाती है। शासन व्यवस्था की शक्तियों का विभाजन निम्न स्तरों में। अब निम्न स्तर कौन से हैं? निम्न स्तरों में जैसे शासन की शक्ति को व्यवस्थापिका, शासन की शक्ति को कार्यपालिका और शासन की शक्ति को न्यायपालिका। यह राजनीतिक शक्ति का पहला स्तर है, औपचारिक शक्ति। यानी औपचारिक शक्ति राजनीतिक शक्ति की वह शक्ति या स्तर कहलाता है जिसमें शासन व्यवस्था को व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से विभाजित किया जाता है। जो शासन की शक्तियां हैं, शासन संचालन करने की व्यवस्थाएं हैं, उन शासन व्यवस्था को तीन भागों में बांटना औपचारिक शक्ति का स्तर है राजनीतिक शक्ति में। राजनीतिक शक्ति में पद, प्रतिष्ठा, कर, पुरस्कार, दंड आदि का आवंटन समाज में करना है। राजनीतिक शक्ति के दो स्तर माने गए हैं। पहला स्तर औपचारिक शक्ति का होता है। औपचारिक शक्ति में जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था को व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के माध्यम से संचालित करना ही औपचारिक शक्ति कहलाती है। शासन व्यवस्था का संचालन इन तीन स्तरों में, शासन व्यवस्था का संचालन इन तीन अंगों के माध्यम से जो किया जाता है वो औपचारिक शक्ति में आता है। यह मूल रूप से सरकार के अंग भी होते हैं। व्यवस्थापिका है, इसका काम है कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका है, इसका काम है कानून को लागू करना। न्यायपालिका, इसका काम है कि कानून की जांच करना। तो ये सरकार के तीन अंग भी होते हैं और ये राजनीतिक शक्ति का एक औपचारिक स्तर भी होता है जो शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। नंबर 2 जो अनौपचारिक शक्ति है, दूसरा राजनीतिक शक्ति में दूसरा स्तर है अनौपचारिक शक्ति। अनौपचारिक शक्ति में शासन व्यवस्था पर नियंत्रित करने वाले कारक, शासन व्यवस्था पर नियंत्रण करने वाले साधन या कारक जैसे दबाव समूह, राजनीतिक दल, जैसे दबाव समूह है, राजनीतिक दल है, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा है, या इसको आप कह सकते हो प्रतिष्ठित व्यक्ति आदि के द्वारा ये औपचारिक शक्ति में आता है। ध्यान देने की बात यह है कि हम जो शक्ति के रूप पढ़ रहे हैं उसके 3 रूप माने गए हैं। एक राजनीतिक शक्ति है, दूसरा आर्थिक शक्ति है और तीसरा विचारधारात्मक शक्ति है। जो राजनीतिक शक्ति है मोटे तौर पर उसको 2 स्तरों में बांट दिया। समाज की जो मूल्यवान संसाधन हैं, समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, उनको आवंटित करना ही राजनीतिक शक्ति कहलाती है। अब उसके 2 स्तर बना दिए, एक औपचारिक स्तर है, एक अनौपचारिक स्तर है। जो औपचारिक स्तर है उस औपचारिक स्तर में शासन की जो शक्तियां हैं, शासन की जो व्यवस्था है, उसको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के माध्यम से विभाजित कर दिया गया है। ये औपचारिक शक्ति कहलाता है।
इसी का दूसरा जो स्तर है वो अनौपचारिक शक्ति, कि ऐसे कौन से साधन है, ऐसे कौन से कारक हैं, ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण करने का काम करती है। तो उसमें जो औपचारिक साधन है उसमें जैसे दबाव समूह है जो अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं, उसी में जैसे राजनीतिक दल है जो एक दल शासन व्यवस्था का संचालन करता है तो दूसरा दल उसके ऊपर नियंत्रण करने का काम करता है, एक प्रतिष्ठित जो व्यक्ति हैं, प्रभावशाली जो व्यक्ति हैं समाज के, वो भी राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो ये ऐसे कारक हैं जो राजनीतिक या शासन करने वाले दल के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने का काम करते हैं, ये अनौपचारिक साधनों में आते हैं। इस प्रकार से राजनीतिक शक्ति के दो स्तर हैं, एक औपचारिक स्तर, दूसरा अनौपचारिक स्तर। ध्यान देने की बात यह है कि इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको हम बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के माध्यम से तैयार हो सके। नंबर 2 है वो आर्थिक शक्ति, यानी आर्थिक शक्ति किसे कहते हैं, इसका औचित्य क्या है, इसके बारे में हम क्या जानते हैं या इसको और किस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। आर्थिक शक्ति सामान्य इसका अर्थ है उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व किसका होना चाहिए। जो उत्पादन के साधन हैं जिनके माध्यम से उत्पादन होता है, जिनके माध्यम से शासन व्यवस्था में आय होती है, आय व्यवस्था निर्धारित की जाती है, उसका स्वामित्व, उसका संचालन किनके हाथ में हो, किसके द्वारा उसका संचालन किया जाए। तो सामान्य रूप से जो आर्थिक, अगर इसमें देखा जाए कि आर्थिक शक्ति किसे कहते हैं, तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि सामान्य रूप से जो आर्थिक दृष्टि से, सामान्य रूप से जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत होते हैं वे राजनीतिक दृष्टि से भी मजबूत होते हैं। पहली बात तो यह है, आज आप इस व्यवस्था को अपने समाज में देख भी सकते हैं कि जिसके पास पैसा होगा उसके पास राजनीतिक शक्ति होगी, जिसके पास आर्थिक उत्पादन के साधन ज़्यादा होंगे, जिसके पास उत्पादन की व्यवस्था अच्छी होगी, उसके पास सबसे ही राजनीतिक व्यवस्था भी अच्छी होगी। चुनावों के माध्यम से देख लो, आज वही उम्मीदवार विजय होते हैं, वही उम्मीदवार ऊपर तक जाते हैं जिनकी आर्थिक व्यवस्था खूब मजबूत होती है। और ये राजनीतिक शक्ति के जो हम रूप पढ़ रहे हैं उसमें दूसरा रूप यही बात कहता है कि जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा ना, वो राजनीतिक दृष्टि से भी मजबूत होगा। जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी उसके पास राजनीति की व्यवस्था सबसे ही मजबूत हो जाएगी। इसी में मूल रूप से दो विचारधारा, या जिसको आप ये कह सकते हो कि मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित ये जो आर्थिक शक्ति है वो आर्थिक शक्ति मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित है। और मार्क्सवादी विचारधारा का जहाँ पर उल्लेख मिलता है वहाँ पर हमारे मन में एक ऐसा विचार आ जाता है कि ये मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो समाज को दो वर्गों में बांटती है, समाज को दो वर्गों में विभाजित करती है। सामान्य सी बात है, आर्थिक शक्ति यानी समाज के सभी लोग आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं होते हैं, समाज के कुछ वर्ग आर्थिक दृष्टि से मजबूत होते हैं, और जो वर्ग आर्थिक दृष्टि से मजबूत होते हैं वही वर्ग शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं, वही वर्ग राजनीतिक दृष्टि से भी मजबूत होते हैं। इसलिए ये जो आर्थिक शक्ति का रूप है वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। और मार्क्सवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है, कार्ल मार्क्स ने जिसका प्रतिपादन किया था, वो ये कहता है कि समाज में
केवल दो ही वर्ग होते हैं, और वो दो वर्ग जिसमें एक पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, तो दूसरा वर्ग है श्रमिक, श्रमिक वर्ग। बस समाज में दो ही वर्ग हैं, एक पूंजीपति वर्ग है तो दूसरा श्रमिक वर्ग है। अब जो पूंजीपति वर्ग है वो अपने आर्थिक स्थिति के कारण शासन व्यवस्था का संचालन करता है, शासन व्यवस्था का संचालन करता है, या फिर श्रमिकों का शोषण करता है। और जब श्रमिकों का शोषण अत्यधिक मात्रा में होगा, श्रमिकों का शोषण बढ़ेगा, तो श्रमिक क्या करेंगे, संगठित होंगे, और श्रमिक संगठित होकर के इन पूंजीपतियों का विरोध करेंगे, और पूंजीपतियों का विरोध होगा तो समाज का विभाजन हो जाएगा। इसलिए ये जो आर्थिक शक्ति का आधार है वो एक समाज को बांटने वाला आधार है, इसके माध्यम से समाज का विभाजन होता है। नंबर 3, जो तीसरा इसका उदाहरण है वो विचारधारात्मक शक्ति का है। विचारधारात्मक, यह शक्ति का वह रूप है जिसमें लोगों के सोचने, समझने व विचार करने पर आधारित है। विचारधारात्मक शक्ति वह शक्ति है जिसके माध्यम से लोगों के अंतःकरण के जो विचार हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं का इस रूप के माध्यम से स्पष्टीकरण होता है। क्योंकि यह एक ऐसे विचारों का समूह होता है, यह ऐसे विचारों का समूह होता है जिस पर व्यक्ति या समाज का विकास टिका रहता है, जिस पर व्यक्ति या समाज का विकास टिका रहता है। जैसे विचारधारात्मक यानी विचारों से संबंधित, और जो विचारधारा है वो अंतःकरण से संबंधित होती है, विचारों का उद्बोधन होना। अब विचार में गति निर्धारित है, जैसा विचार होगा उसकी वैसी गति होगी। तो ये जो सोचने समझने की शक्ति है, विचार करने की जो क्षमता है, उस विचार करने की क्षमता के ऊपर एक समाज या व्यक्ति का विकास टिका रहता है, क्योंकि उसकी विचारनीय क्षमता के अनुसार ही उसका विकास हो पाएगा। इसमें जैसे आप उदारवाद की विचारधारा निर्धारित कर सकते हैं, मार्क्सवाद है, समाजवाद है, मार्क्सवाद है, उदारवाद है, ये सभी वाद हैं, ये विचारधारा पर आधारित हैं। गांधीवाद है आदि, ये विचारधारात्मक शक्ति है। शक्ति का ये तीसरा रूप है जो सोचने समझने विचार करने की क्षमता पर आधारित है, और इसमें ऐसे विचार का समूह है, ऐसे विचारों का समूह है जिस पर व्यक्ति या समाज का विकास टिका रहता है, और ये समाज को प्रभावित, जैसे समाजवादी धारणा है, मार्क्सवादी धारणा है, उदारवादी धारणा है, गांधीवादी धारणा है, तो ये समाज का जो विकास है इन वादों के अनुसार होता है, इस विचारधारा के अनुसार होता है। बस